भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो धारा 120 ए में आईपीसी की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध काम करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा 120 ए में है और इसके लिए दंड धारा जो है 120 बी में दिया गया है। परिभाषा 120 ए में है और उस धारा के तहत प्रावधान जो है दंड की जो है प्रावधान वो 120 बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है? तो अग्रिम जमानत का प्रावधान जो है धारा 438 में किया गया है। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि उसे गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह गिरफ्तारी से पहले धारा 338 के तहत हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यदि लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है तो उस पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो प्रतिदिन 250 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। सूचना देने में देरी करने पर अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है जो अधिकतम 25,000 तक हो सकता है। यह आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1993 में लागू किया गया था। यह अधिनियम 28 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 499 और 500 किससे संबंधित है? तो यह मानहानि से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई झूठी बात बोलता या छापता है तो धारा 499 के तहत मानहानि है और धारा 500 के तहत उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167 के तहत पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक दी जा सकती है? तो अधिकतम 15 दिनों तक दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट किसी भी अपराधी को पूछताछ के लिए अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस की कस्टडी में भेज सकता है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 8 के तहत की जाती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करता है जो यथासंभव महिलाएं होनी चाहिए। इनका काम पीड़ित महिला की मदद करना और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जनहित याचिका अर्थात PIL के संबंध में लोकस स्टडी के सिद्धांत में क्या बदलाव किया गया? तो इसे लचीला रिलैक्स्ड बना दिया गया है। पहले नियम था कि जिसका चुनाव हुआ वही कोर्ट जाएगा, लेकिन PIL ने इस नियम को लचीला कर दिया। अब कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक गरीब या पीड़ित की तरफ से कोर्ट में याचिका डाल सकता है। किसी भी गरीब या पीड़ित की तरफ से कोर्ट में याचिका डाल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की धारा 359 और 362 मुख्य रूप से किन अपराधों को परिभाषित करती है? तो यह व्यापार और व्यापारण जिसे किडनैपिंग और अपहरण जिसे अबडक्शन भी कहते हैं, इसी को परिभाषित किया गया है। तो धारा
59 में व्यापरण नाबालिग और उसके गार्जियन की मर्जी के बिना ले जाना इसका तात्पर्य होता है। और धारा 362 में अपहरण किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखे से कहीं ले जाना, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत गुरुतर प्रवेशन यौन हमला को परिभाषित किया गया? तो धारा 5 में परिभाषित किया गया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति यौन हमला करता है जिस पर बच्चे का भरोसा हो तो उसे गुरुतर माना जाता है। इसकी परिभाषा धारा 5 में और सजा जो है धारा 6 में दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए क्या अनिवार्य है? तो हेलमेट लगाना जो है अनिवार्य है। धारा 129 हर दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाती है 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़ करके, अर्थात 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच किस रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए? तो ये जो है पुलिस उपाधीक्षक या DSP या CO के द्वारा की जानी चाहिए। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की विवेचना इन्वेस्टिगेशन कम से कम डिप्टी एसपी या DSP या सर्किल ऑफिसर CO रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जानी चाहिए उससे नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है IPC की कौन सी धारा उद्यापन एक्सटॉर्शन रंगदारी को परिभाषित करती है? उद्यापन या रंगदारी को परिभाषित करती है तो धारा 383 परिभाषित करती है। जब किसी व्यक्ति को डर या धमकी जैसे जान से मारने या बदनामी का डर देकर उसे कोई संपत्ति या पैसा वसूला जाता है तो उसे उद्यापन या रंगदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से पारित किया गया था? तो यह जो है जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए इसे पारित किया गया है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य लुप्त प्राय जानवरों जैसे हिरण, बाघ, हाथी का शिकार को रोकना और उनके अंगों के व्यापार पर सख्त बैन लगाना है। सलमान खान का काला हिरण शिकार इसी एक्ट के तहत दर्ज है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 की धारा 66C किससे संबंधित है? तो 66C जो है पहचान की चोरी आइडेंटिटी थेफ्ट से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या अन्य पहचान का गलत इस्तेमाल करता है तो धारा 66C के तहत 3 साल तक की जेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 2C में किस प्रकार के अपराधों को परिभाषित किया गया है? तो संज्ञेय अपराध को परिभाषित या कॉग्निजेबल ऑफेंस को परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, लूट, बलात्कार वे गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये CRPC की धारा 2C के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र या राज्य सरकारें भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए नोटिफिकेशन जारी करके विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है IPC की धारा 82 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है? तो कम से कम 7 वर्ष होता है। 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है, जो IPC की धारा 82 के अनुसार है। कानून मानता है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सही या गलत समझने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए 7 साल से छोटे
7 साल से छोटे बच्चे के हाथ से अगर कोई गोली भी चल जाए तो वो अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 253 से यह प्राप्त है। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय करार के फैसलों को भारत में लागू करने के लिए संसद ने अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संविधियों को लागू करने के लिए विधान के तहत यह कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की कौन सी धारा बलात्कार की पहचान उजागर करने को दंडनीय अपराध बनाती है? तो धारा 288 ए जो है अपराध बनाती है। किसी भी रेप पीड़िता का नाम, फोटो या पहचान छापना या उजागर करना गैर कानूनी है। धारा 288 ए के तहत ऐसा करने वाले को 2 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का जज या वर्तमान या पूर्व में जज होनी चाहिए। आईटी एक्ट के तहत साइबर मामलों की अपीलों को सुनने के लिए इस अधिकरण का गठन होता है और इसका पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट का कोई वर्तमान या रिटायर्ड जज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 320 किससे संबंधित है? तो 320 जो है अपराधों का समन से संबंधित या समझौता से है। सीआरपीसी की धारा 320 में उन अपराधों की लिस्ट है जिनमें दोनों पार्टियां आपस में समझौता राजीनामा कर सकती हैं। कुछ में कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है और कुछ में बिना परमिशन के समझौता हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 के तहत सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करता है? तो केंद्र या राज्य सरकार करती है। जो किसी भी सरकार केंद्र या राज्य NSA के तहत गिरफ्तारी का आदेश देती है, वही सरकार हाई कोर्ट के जजों से बनी एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जो यह तय करती है कि व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा जेल में रखना है या नहीं, सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईपीसी की धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भारतीय दंड संहिता में किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो 1983 ईस्वी में जोड़ी गई थी। दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को बचाने के लिए 1983 में आपराधिक कानून संशोधन द्वारा आईपीसी में एक नया अध्याय 20 ए और धारा 498 ए जोड़ी गई थी। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की किस धारा के तहत मृत्युकालिक कथन को मजबूत साक्ष्य माना जाता है? तो धारा 32 ए के तहत 32 का 1 के तहत यह है, जब कोई व्यक्ति मरने से ठीक पहले अपनी मौत का कारण, किसने मारा, कैसे मारा बताता है तो उसे डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यह कानून मानता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए यह कोर्ट में बहुत बड़ा सबूत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की धारा 84 के अनुसार विकृत चित्त या पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। इस बचाव का आधार अंग्रेजी कानून का कौन सा प्रसिद्ध नियम है? तो मैकनाटन का नियम है। यह मूल विधि का बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। इंग्लैंड के मैकनाटन केस के आधार पर ही आईपीसी की धारा 84 बनी है, जो कहती है कि अगर कोई पागलपन के दौरे के दौरान अपराध करता है और उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है तो उसे सजा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत किसी दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक का पहला कानूनी कर्तव्य क्या है? तो यह जो है घायल व्यक्ति को मेडिकल सहायता दिलाना इनका पहला कर्तव्य होता है। कानून की धारा जो है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 स्पष्ट कहता है कि दुर्घटना होने पर ड्राइवर की पहली जिम्मेदारी घायल को डॉक्टर तक पहुंचाना है। इसलिए सरकार ने गुड सैमरिटन नेक मददगार को पुलिस
कार्रवाई से बचाने का नियम भी बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की किस धारा में दहेज, मृत्यु, डाउरी डेथ के मामलों में उपधारा का नियम दिया गया है? तो धारा 113 बी 113 बी में दिया गया है, यदि किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थिति में होती है और मौत के ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो धारा 113 बी के तहत कोर्ट यह मान लेगा कि उसके पति या रिश्तेदारों ने ही दहेज हत्या आईपीसी 304 बी के तहत दहेज हत्या की है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 172 के तहत अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में शामिल जानवर जैसे बाघ, काला हिरण का शिकार करने पर क्या होता है? तो सबसे कठोर सजा जो है न्यूनतम 3 से 7 साल तक हो सकती है। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2 जो पार्ट 2 में शामिल है, वन्य जीवों को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त है। इसका शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसमें सबसे सख्त सजा मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एचआरसी किस प्रकार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है? तो 1 से अधिक पुराने मामलों को यानी एचआरसी नहीं जांच कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 36 के अनुसार यानी एचआरसी किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है जिसे घटित हुए 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा का समय बीत चुका हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो धारा 41 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध, कागजी नेबल ऑफेंस करता है या उद्घोषित अपराधी है या पुलिस के काम में बाधा डालता है, तो पुलिस धारा 41 के तहत उसे बिना वारंट के हथकड़ी लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जीरो एफआईआर का क्या अर्थ होता है? तो जीरो एफआईआर का अर्थ जो होता है, अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने में जीरो एफआईआर के तहत हम किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं। निर्भया केस के बाद यह नियम बना कि अपराध गंभीर संज्ञेय है तो पीड़ित देश के भीतर किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिसे हम 0 नंबर दिया जाता है और बाद में संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रथम अपील सूचना न मिलने के कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? तो 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। सूचना न मिलने के कितने दिनों के भीतर, अर्थात 30 दिनों के भीतर। अगर लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों में जवाब नहीं देता है तो आप जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ अधिकारी के पास अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक अपराध के उस हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक वाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया जो 2 वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों से जुड़ा था? तो ये नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का केस या मामला आया था जो 2018 में आया है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने नवतेज सिंह जौहर केस में धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द किया और कहा कि बंद कमरे में 2 वयस्कों के सहमति से बना समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं है। इसमें 2 कमरे में अंदर होना चाहिए, न कि समाज के अंतर्गत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के तहत दर्ज की जाती है? तो धारा 15 के तहत दर्ज की जाती है। इन मामलों की पैरवी विशेष न्यायालय में करने के लिए राज्य सरकार धारा 15 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। इसके लिए उस वकील को कम से कम 7 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत बच्चे की पहचान उजागर करने
पर रोक लगाई गई। तो धारा 23 के तहत उजागर करने पर रोक लगाई गई है। धारा 23 स्पष्ट रूप से कहती है कि मीडिया या पुलिस किसी भी पीड़ित बच्चे का नाम जो है या स्कूल या फोटो प्रकाशित नहीं कर सकती। उसका उल्लंघन करने पर 6 महीने या 1 साल की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 डी के अंतर्गत कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए कितनी सजा है? तो यह 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। आज के समय में इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई फेक आईडी या कोई आईडी बनाकर किसी और की फोटो लगाकर पैसे मांगने धोखाधड़ी के केस बढ़ गए हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत बड़ा अपराध माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 12 में है। पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति या धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट को 3 दिन में पहली सुनवाई और 60 दिन में मामला निपटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1987 में शुरू किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए है। पर्यावरण के इन छोटे छोटे स्टैटिक सवालों के लिए बच्चे मेरिट से बाहर भी हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान देना जरूरी होता है। आईपीसी की धारा 144 में किस अपराध की सजा का प्रावधान है? तो यह जो है घातक आयुध हथियार से लैस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी की धारा 144 कर्फ्यू निषेधाज्ञा है, लेकिन आईपीसी की धारा 144 कहती है कि अगर 5 लोगों की भीड़ में घातक हथियार लेकर शामिल होता है कोई, तो उसे 2 साल की, या भीड़ वो शामिल होती है तो 2 साल की जेल होगी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जनहित याचिका पीआईएल के जनक जस्टिस पीएन भगवती के साथ किस अन्य न्यायाधीश को भी पीआईएल के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो जस्टिस बीआर कृष्णा अय्यर को श्रेय दिया जाता है। 1970 और 80 के दशक में जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर की जोड़ी ने भारतीय न्यायपालिका के दरवाजे आम गरीब मजदूर आदमी के लिए खोल दिए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 किससे संबंधित है? तो गर्भपात कारित करने से संबंधित है। यदि कोई स्त्री की सहमति से उसको गैरकानूनी गर्भपात कराता है तो धारा 312 के तहत 3 साल की सजा, और यदि महिला की सहमति के बिना ऐसा किया जाता है तो धारा 313 के तहत भी आजीवन कारावास हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किन अदालतों के पास होती है? तो यह जो है उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों के पास होता है। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने का अधिकार केवल सेशन कोर्ट, जिला जज और हाई कोर्ट के पास ही है। निचली अदालतें मजिस्ट्रेट अग्रिम जमानत नहीं दे सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है? तो 2000 का जुर्माना लगता है पहली बार पकड़े जाने पर। धारा 196 के तहत बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर पहली बार 2000 या 3 महीने की जेल और दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 का जुर्माना लगता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए में बलात्कार रेप के मामले में सहमति के अभाव की उपधारणा दी गई है। इसे किस वर्ष कानून में जोड़ा गया था? तो यह जो है 1983 में जोड़ा गया था। मथुरा रेप कांड के बाद इसे जोड़ा गया है। मथुरा रेप कांड 1972 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में बवाल हुआ।
इसके बाद 1983 में आपराधिक कानून संशोधन करके धारा 114A जोड़ी गई, जो कहती है कि अगर पीड़िता कहती है मैंने सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट यही मानेगा कि सहमति नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल 16 धाराएं हैं। रासुका NSA एक बहुत छोटा लेकिन बहुत खतरनाक कानून है। इसमें केवल 16 धाराएं हैं। इसकी धारा 3 के तहत किसी को निवारक निरोध प्री अरेस्ट में लिया जा सकता है। जब स्टेट या सेंटर को लगेगा कि इससे देश को खतरा है, तो उस व्यक्ति पर रासुका लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसे पद से हटाने रिमूवल का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, और वह भी सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 378 के अनुसार चोरी की विषय वस्तु क्या हो सकती है? तो केवल चल संपत्ति होती है जो मूवेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वह चोरी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। चोरी हमेशा उस वस्तु की होती है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जमीन या मकान की चोरी नहीं हो सकती है, उस पर कब्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए आईटी की धारा 66 F में अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो अधिकतम जो है आजीवन कारावास का, लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर या नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। आईटी एक्ट में यह सबसे बड़ी सजा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 2X में परिभाषित वारंट मामला वह मामला है जिसमें अपराध की सजा कम से कम कितनी होती है? तो कम से कम 2 वर्ष से अधिक होती है। CRPC में मुकदमों को 2 भागों में बांटा गया है। जिन अपराधों में सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक होती है, उसे वारंट मामला कहते हैं। 2 साल से कम सजा वाले मामले समन मामले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 46(4) के अनुसार किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। यह पुलिस एग्जाम का सदाबहार प्रश्न है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर करना बहुत जरूरी हो तो महिला को पुलिस अधिकारी को पहले प्रथम मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 326A जो एसिड अटैक तेजाब हमला से संबंधित है को किस वर्ष आपराधिक कानून में जोड़ा गया था? तो 2013 में जोड़ा गया था। 2012 के निर्भया कांड के बाद जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिश पर 2013 में IPC की धारा 326A एसिड फेंकना और 326B एसिड फेंकने का प्रयास जोड़ी गई थी। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। सूचना का अधिकार RTI एक्ट की धारा 6(3) के अनुसार यदि कोई आवेदन गलत विभाग में चला जाता है तो उस विभाग को कितने दिनों के भीतर आवेदन सही विभाग को ट्रांसफ़र करना होता है? तो 5 दिनों के भीतर करना होता है। अगर आप गलती से पुलिस विभाग की RTI शिक्षा विभाग में लगा देते हैं तो शिक्षा विभाग उसे निरस्त नहीं कर सकता है। धारा 6(3) के तहत उसे 5 दिन के अंदर वह RTI पुलिस विभाग को ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199A के तहत यदि कोई नाबालिग माइनर
वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो किसे दोषी माना जाएगा? तो ये जो है वाहन के मालिक या नाबालिग के गार्जियन को दोषी माना जाता है। यह सबसे कड़ा नियम है। अगर बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसके माता-पिता या गाड़ी मालिक को 3 साल की जेल और 25,000 का जुर्माना होगा और उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है आईपीसी की धारा 497 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, किस अपराध से संबंधित थी? तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है जार कर्म से संबंधित है, व्यभिचार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की संपत्ति नहीं है, पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, इसलिए किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाना अब आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। हालांकि यह तलाक का एक आधार जरूर है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी को किस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है? तो वह पुलिस की वर्दी में न हो। बच्चे डरे हुए होते हैं, इसलिए कानून कहता है कि बयान दर्ज करने वाली महिला पुलिस अधिकारी सादी वर्दी में होनी चाहिए ताकि बच्चा पुलिस को देखकर घबराए न। अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में वर्ष 2018 में कौन सी धारा जोड़ी गई जिसने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के लिए प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है? तो धारा 18A है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह दिया था कि SC/ST एक्ट के तुरंत गिरफ्तारी न की जाए। इसके विरोध में संसद में नया कानून बनाकर धारा 18A जोड़ी गई और पुराने नियम को वापस लागू कर FIR होते ही तुरंत गिरफ्तारी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। बहुत से छात्र यहाँ पर्यावरण मंत्री लगाकर गलती करते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों में बनने वाले वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट IT एक्ट 2018 की धारा 66E किस अपराध के लिए सजा प्रावधान करती है? तो किसी भी निजता का उल्लंघन करने पर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी के सहमति से अन्य व्यक्ति के निजी अंगों की फोटो खींचता है या उसे इंटरनेट पर वायरल करता है तो धारा 66E के तहत उसे 3 साल की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत कौन अपनी पत्नी का भरण पोषण देने से बच सकता है? तो भरण पोषण देने से बचने के लिए यदि पत्नी जार कर्म में रह रही है तो पति जो है भरण पोषण देने से बच सकता है। CRPC 124(4) के अनुसार 125(4) के अनुसार यदि कोई पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है या वो किसी दूसरे पुरुष के साथ जार कर्म अवैध संबंध में रह रही है तो वह पति से भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है आईपीसी की धारा 376AB जो 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई किस अपराध के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करती है? तो ये 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार करने पर ये प्रावधान करती है। कठुआ और उन्नाव मामलों के बाद 2018 में यह कड़ा कानून बना। यदि अब कोई 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है तो धारा 376AB के तहत उसे न्यूनतम 20 साल तक की जेल या सीधा फांसी या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले किसी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो उस प्राधिकारी की जो उसे पद से हटा दे उसकी
मंजूरी आवश्यक होती है। 2018 के संशोधन में ईमानदार अफसरों को बचाने के लिए धारा 17A जोड़ी गई। अब पुलिस सीधे किसी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू नहीं कर सकती, पहले उसे अफसर की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से परमिशन लेनी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं में जहां मृत्यु हो जाती है, पीड़ित के परिवार को न्यूनतम कितना मुआवजा दिया जाता है? तो न्यूनतम जो है 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 के तहत पहले यह राशि 25,000 थी, जिसे 2019 के संशोधन के बाद बढ़ाकर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी HRC के अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो ये 5 सदस्य होते हैं। 2019 के संशोधन के बाद NHRC की संरचना बदल दी गई है। अब इनमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है, और 7 पदेन एक्स ऑफिशियल सदस्य होते हैं, ऑफिसियो सदस्य होते हैं। IPC की धारा 354D किससे संबंधित है? तो चेसिंग या स्टॉकिंग या पीछा करना से संबंधित है। यदि कोई पुरुष किसी महिला के मना करने के बावजूद बार बार उसका पीछा करता है या इंटरनेट सोशल मीडिया पर उस पर छिप कर नजर रखता है, तो वह धारा 354D के तहत स्टॉकिंग का अपराधी है। पहली बार में 3 साल तक की सजा होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की किस धारा में यह उपधारणा है कि कोई विवाहित महिला अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या कर लेती है तो उसके पति या रिश्तेदारों ने ही उसे दुष्प्रेरित किया होगा? तो धारा 113B के तहत ये होता है। दहेज मृत्यु की उपधारणा 113B है। दहेज मृत्यु की अवधारणा 113B है, जबकि विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या करने पर या उसे उकसाने या दुष्प्रेरण की उपधारणा में 113A में दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश पारित कर सकता है? तो निवास आदेश पारित कर सकता है। कई बार पति लड़ाई के बाद पत्नी को घर से निकाल देते हैं। धारा 19 के तहत मजिस्ट्रेट निवास आदेश देता है, जिसका मतलब है कि पत्नी को उसे साझे घर शेयर्ड हाउस में रहने का कानूनी अधिकार है और पति उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, SC/ST अधिनियम के तहत यदि कोई लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे कम से कम कितनी सजा मिलेगी? तो कम से कम उसे 6 महीने की सजा मिलेगी, वो भी धारा 4 के तहत मिलता है। अगर कोई पुलिस वाला किसी SC/ST व्यक्ति की FIR दर्ज करने से मना करता है या जांच में जानबूझकर लापरवाही करता है तो धारा 4 के तहत उस पुलिस वाले को न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम 1 साल की जेल होगी। अगला क्वेश्चन आता है, IPC की कौन सी धारा डकैती के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो धारा 395 जो है दंड का प्रावधान करती है। 390 में लूट की परिभाषा दी गई है। 391 में डकैती की परिभाषा दी गई है। 392 में लूट का जो है दंड के बारे में बताया गया है। 395 में डकैती का दंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो यह 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर धारा 15 के तहत 5 साल की जेल या 1 लाख जुर्माना या दोनों होता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 5,000 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना लगता है।
सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A में किस अपराध का जिक्र है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक कृत्य वाली सामग्री प्रकाशित करने पर ये जो है 67A के तहत अपराध माना गया है। यह धारा 67 अश्लीलता से ज़्यादा गंभीर है। अगर कोई स्पष्ट सेक्सुअल कंटेंट इंटरनेट पर पब्लिश करता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना और दूसरी बार में 7 साल की जेल होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस को क्या अधिकार प्राप्त है? तो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी करना जो है यह अधिकार प्राप्त है। पुलिस को हमेशा अपराध होने के बाद गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। धारा 151 के तहत अगर पुलिस को लगता है कोई व्यक्ति गंभीर या संज्ञेय अपराध करने वाला है तो अपराध होने से पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने या देने वाले को कम से कम कितनी सजा हो सकती है? तो कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। धारा 3 दहेज लेना या देना के तहत न्यूनतम 5 साल की जेल और कम से कम 15,000 का जुर्माना लगता है। वही धारा 4 के तहत 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, SC/ST अधिनियम के तहत मुकदमों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामला अदालत में आने के कितने समय के भीतर सुनवाई पूरी करे? तो ये जो है 2 महीने के भीतर इसे पूरी करना होता है। SC/ST एक्ट की धारा 14 स्पष्ट निर्देश देती है कि विशेष अदालत को चार्जशीट दाखिल होने के 2 महीने के भीतर प्रतिदिन सुनवाई करके केस को खत्म करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पॉक्सो अधिनियम एक्ट की धारा 19 के तहत यदि किसी को पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है तो तुरंत किसे सूचित करना चाहिए? तो तुरंत जो है विशेष किशोर पुलिस इकाई जो है या स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर टीचर, डॉक्टर या पड़ोसी को अपराध का पता चलता है और वे पुलिस को नहीं बताते हैं तो धारा 21 के तहत रिपोर्ट न करने वाले व्यक्ति को भी 6 महीना की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 में किस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है? तो हत्या के प्रयास या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए धारा 307 में सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की नियत से हमला करता है लेकिन वह व्यक्ति बच जाता है अर्थात हाफ मर्डर होता है तो धारा 307 के तहत 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास की सजा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस अपनी जांच पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट को क्या सौंपती है? तो जांच पूरी होने के बाद पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को चार्जशीट या चालान को सौंप देती है। जांच या इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस जो अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है उसे कानूनी भाषा में पुलिस रिपोर्ट और आम भाषा में चार्जशीट या चालान कहते हैं। इसी के आधार पर ट्रायल शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4A के तहत दहेज के लिए विज्ञापन देने पर कितनी सजा हो सकती है? तो विज्ञापन देने पर 6 महीने से 5 वर्ष की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अखबार या पत्रिका में विज्ञापन देता है कि मुझसे शादी करो, मैं अपनी संपत्ति या व्यापार में हिस्सा दूंगा, तो यह दहेज का विज्ञापन माना जाता है और धारा 4A के तहत दंडनीय है।
अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात चिन्हों में अष्टकोणीय या 8 भुजाओं वाला बोर्ड क्या संकेत देता है? तो यह जो है रुकिए या स्टॉप का संकेत देता है। स्टॉप रुकिए साइन का संकेत होता है, लाल रंग के अष्टकोण में होता है, जबकि गिव वे मतलब रास्ता दीजिए साइन उल्टे त्रिकोण में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के तहत ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना, तड़ी पार करना जो अपराध करने की संभावना रखता हो, कितने समय के लिए किया जा सकता है? तो ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। विशेष न्यायालय को अगर लगता है कोई व्यक्ति SC/ST बहुल इलाके में दंगा या अत्याचार कर सकता है, तो कोर्ट धारा 10 के तहत उस व्यक्ति को उस इलाके से अधिकतम 3 साल तक के लिए बाहर या तड़ीपार कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग CIC का गठन कौन करता है? तो CIC का गठन जो है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। धारा 12 के तहत केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करती है। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से जुड़े जनहित याचिकाओं के सबसे प्रसिद्ध वकील कौन हैं, जिनके नाम पर कई ऐतिहासिक वाद दर्ज हैं, जैसे ओलेयम गैस रिसाव केस, गंगा प्रदूषण केस। तो यमसी मेहता केस जो है ऐतिहासिक वाद से जुड़ा है। यमसी मेहता भारत के ग्रीन लॉयर के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ताजमहल का पीला पड़ना या दिल्ली में CNG बसें लागू करना इन्हीं की PIL का नतीजा था। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट 2000 की धारा 43A किससे संबंधित है? तो यह जो है संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और में विफलता पर जुर्माना से संबंधित है। यदि कोई कंपनी, बैंक या ऐप आपके आधार कार्ड या बैंक डिटेल्स की सुरक्षा करने में लापरवाही बरतती है और आपका डेटा लीक होता है, तो धारा 43A के तहत उस कंपनी को भारी मुआवजा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा वन्य जीवों के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित करती है? तो धारा 9 जो है पूर्णतः प्रतिबंधित करती है। धारा 9 स्पष्ट कहती है कि अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, IPC की धारा 405 और 406 किससे संबंधित है? तो 405 और 406 जो है आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। जब आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करके उसे अपनी कोई संपत्ति सौंपते हैं तो वह बेईमानी से उस संपत्ति को हड़प लेता है या बेच देता है, तो आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है। जैसे नौकर द्वारा मालिक की गाड़ी को बेचना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 133 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस जैसे रास्ता रोकना या खतरनाक ढांचे को हटाने का सशर्त आदेश कौन दे सकता है? तो सशर्त आदेश जो है जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर अवैध कब्जा करता है या कोई ऐसी फैक्ट्री चलाता है जिससे पूरे मोहल्ले को खतरा हो, तो SDM या DM तुरंत CRPC 133 के तहत उस ढांचे को गिराने या हटाने का आदेश दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक अत्याचार में क्या शामिल है? तो आपराधिक अत्याचार में जो है आय से अधिक संपत्ति रखना, बेईमानी से सरकारी संपत्ति का गबन करना, बिना लोक हित के किसी को फायदा पहुंचाना,
उपर्युक्त सभी ये जो है इसके अंतर्गत शामिल है। अगर किसी अफसर के पास उसकी सैलरी से ज़्यादा संपत्ति मिलती है, आय से अधिक संपत्ति, तो वह धारा 13(1)(b) के तहत क्रिमिनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाता है, जिसमें 4 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत किसकी राय को कोर्ट में सुसंगत तथ्य माना जाता है? तो विशेषज्ञ की राय को सुसंगत तथ्य माना जाता है। जब कोर्ट को विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हैंडराइटिंग, हस्तलेख या उंगलियों के निशान पर कोई फैसला लेना होता है तो वह एक्सपर्ट की राय लेता है। इसे धारा 45 के तहत सबूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है? तो ये जो है अपराध की उपधारणा का महत्वपूर्ण प्रावधान है। सामान्य कानून में नियम जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष, लेकिन पॉक्सो एक्ट में उल्टा है। धारा 29 के तहत कोर्ट यह मान कर चलेगा कि आरोपी ने अपराध किया है और आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश जारी करता है? तो मजिस्ट्रेट धनी अनुतोष जो है या आर्थिक सहायता जारी करता है। अगर पति ने घरेलू हिंसा करके पत्नी को मेडिकल या आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो मजिस्ट्रेट धारा 20 के तहत पति को आदेश देता है कि वह पत्नी का मेडिकल बिल और उसके गुजारे का सारा खर्च दें। आईपीसी की धारा 49 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव 149 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव किसी एक सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में कोई अपराध किया जाता है तो कौन दोषी होगा? तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य दोषी होगा। धारा 149 सामान्य उद्देश्य और धारा 34 जो है सामान्य आशय पुलिस एग्जाम के तहत यह धारा 149 कहती है कि अगर 5 लोग दंगा करने गए हैं तो उनमें से किसी एक ने गोली चला दी है तो पांचों पर बराबर केस लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय आयोग NHRC क्या कार्रवाई कर सकता है? तो वह जो है केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। NHRC की सबसे बड़ी सीमा है धारा 19 के तहत सेना या पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ शिकायत आने पर आयोग खुद जांच नहीं कर सकता। वह सिर्फ रक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगकर सिफारिशें को दे सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA रासुका की धारा 3 के अंतर्गत निवारक निरोध का आदेश देने का आधार क्या हो सकता है? तो भारत की रक्षा और सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य हो सकता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालना हो सकता है, अर्थात ये उपर्युक्त सभी हो सकता है। रासुका NSA ऐसे ही नहीं लग जाता अगर व्यक्ति दंगे भड़काता है, देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है या काला बाजारी करके आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकता है, तभी DM या पुलिस कमिश्नर इसे लगाते हैं। यह रासुका DM या पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा में पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों की हाजिरी की अपेक्षा करने का अधिकार दिया गया है? तो धारा 160 में दिया गया है। कोई भी पुलिस अधिकारी जो केस की जांच कर रहा है वह धारा 108 के तहत नोटिस भेजकर किसी भी गवाह को थाने बुला सकता है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जा सकता है। पुलिस उनके घर
जा करके जा करके देखती है या पुलिस को जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा मानव वध और हत्या के अपराधों को करने या प्रयास के लिए दंड निर्धारित करती है? तो धारा 307 और 308 जो है निर्धारित करती है। हत्या का प्रयास धारा 307 है और आपराधिक मानव वध का प्रयास जो है धारा 308 में है। दोनों ही गैर जमानती अपराध हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) आर व यस के तहत किस कृत्य को अपराध माना गया है? तो सार्वजनिक स्थान पर उसका अपमान या गाली गलौज करना जो है, जानबूझकर अपमान करना, यह जो है अपराध माना गया है। यह धारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है अगर कोई व्यक्ति जो SC/ST नहीं है, किसी SC/ST व्यक्ति को पब्लिक के सामने जहां अन्य लोग देख सुन सके जानबूझकर गाली देता है या अपमानित करता है तो यह एक कड़ा अपराध है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना जो है कि डेंजरस ड्राइविंग के लिए पहली बार पकड़े जाने पर क्या सजा है? तो पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना है और ये जुर्माना जो है 1000 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2019 के अमेंडमेंट के बाद अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए, मोबाइल्स पर बात करते हुए, स्टंट करते हुए, रैश ड्राइविंग पकड़े जाते हैं तो धारा 184 के तहत तगड़ा फाइन और जेल दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। RTI एक्ट की धारा 12(2) के अनुसार CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश देने, फैक्ट्री बंद करने या बिजली पानी काटने का आदेश की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 5 के तहत वो प्राप्त है। धारा 5 केंद्र सरकार का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है तो सरकार सीधे आदेश देकर उसे लॉक करवा सकती है, उसका बिजली पानी का कनेक्शन कटवा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की अंतिम धारा 511 किससे संबंधित है? 511 जो है अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड देने से संबंधित है। आईपीसी की धारा 511 उन अपराधों के प्रयास को सजा देती है जिनकी कोशिश की अलग से कोई धारा नहीं है। चोरी का प्रयास, इनमें मुख्य अपराध की सजा की आधी हाफ सजा मिलती है। यह आईपीसी की आखिरी अध्याय 23 में है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित कब न्यायसंगत माना जाता है? तो मृत्यु घोर उपहति या बलात्कार की आशंका हो तब न्यायसंगत माना जाता है। ये मृत्यु घोर उपहति, बलात्कार या एसिड हमले की आशंका होने पर होता है। कानून आपको आत्मरक्षा में किसी भी जान लेने की अधिकार तभी देता है जब आपको पक्का यकीन हो कि अगर आपने उसे नहीं मारा तो वो आपकी जान ले लेगा या आपके साथ कोई जघन्य अपराध जैसे रेपिड या एसिड अटैक कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 2D में परिवाद की क्या परिभाषा दी गई है? तो परिवाद की परिभाषा जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया आरोप है। यह FIR पुलिस को दी जाती है CRPC 154 के तहत, जबकि परिवाद
सीधे मजिस्ट्रेट को किया जाता है। सीआरपीसी 2D के तहत ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कर सके। अगला क्वेश्चन आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 के अनुसार विवाह के समय, विवाह से पहले या विवाह के बाद किसी भी पक्ष द्वारा दी गई कोई भी संपत्ति दहेज कहलाती है। मुस्लिम कानून के तहत दी जाने वाली मेहर को दहेज नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की कौन सी धारा विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बाल अश्लीलता को दंडनीय अपराध बनाती है? तो 67B जो है दंडनीय अपराध बनाती है। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री बनाना, डाउनलोड करना या शेयर करना आईटी एक्ट की सबसे गंभीर धाराओं में आता है। धारा 67B के तहत पहली बार में 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC/ST अधिनियम की धारा 14A के अनुसार विशेष न्यायालय के किसी भी फैसले या जमानत आदेश के खिलाफ अपील केवल कहाँ की जा सकती है? तो केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। SC/ST मामलों में विशेष न्यायालय, जो खुद जिला जज स्तर का होता है, के आदेश के खिलाफ तथ्य और कानून दोनों पर केवल हाई कोर्ट में होती है और वह भी 90 दिनों के भीतर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 154D के अंतर्गत बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने पर अब कितना जुर्माना लग सकता है? तो 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है। 2019 के नए नियमों के तहत बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना और साथ ही चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड या निलंबित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो ये जो है सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के तहत NHRC के पास एक सिविल कोर्ट की ताकत होती है। वह किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुलवा सकता है और हलफनामे पर गवाही ले सकता है। वह खुद सजा नहीं दे सकता है। सूचना का अधिकार RTI एक्ट की धारा 2F में परिभाषित सूचना शब्द में क्या शामिल नहीं है? तो ये जो है किसी अधिकारी की व्यक्तिगत विचार या डायरी जो होता है वो जो है शामिल नहीं है। सूचना का मतलब है कि ये सामग्री जो रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हो। अगर कोई अधिकारी अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है या निजी डायरी में कुछ लिखता है तो वह सूचना के दायरे में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, IPC की कौन सी धारा दृश्यरिकता को अपराध मानती है? तो 354C जो है अपराध मानती है। अगर कोई पुरुष किसी महिला को उस समय छिप कर देखता है या उसकी वीडियो फोटो बनाता है तो वह महिला निजी कार्य कर रही हो और उसे लगता हो कि वह उसे नहीं देख रहा है तो वह धारा 354C का अपराधी है। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A में दी गई पर्यावरण की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? तो पर्यावरण की परिभाषा में जलवायु, भूमि, मानव जीवों के बीच का संबंध शामिल है। जीवित प्राणियों, पेड़ पौधों के बीच मौजूद अंतर संबंध जो है शामिल है। कानून की नज़र में पर्यावरण का मतलब है सिर्फ पानी हवा नहीं है, बल्कि इंसानों, जानवरों की प्रकृति के बीच जो रिलेशनशिप है उसे बचाना ही इस एक्ट का असली मकसद है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 174 के तहत पुलिस किस मामले की जांच करके रिपोर्ट बनाती है?
तो जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले या संदिग्ध मौत मरे तो इसी की जांच करके वह रिपोर्ट तैयार करती है। पुलिस को जब भी किसी सुसाइड, मर्डर या एक्सीडेंट की सूचना मिलती है तो वह CRPC 174 के तहत पंचनामा तैयार करती है और मौत का कारण क्या हो सकता है वो देखती है। अगला क्वेश्चन आता है, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस ऐतिहासिक जनहित याचिका PIL के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह जो है MC मेहता बनाम भारत संघ ओलेयम गैस रिसाव में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी खतरनाक या जहरीली गैस का काम करती है, गैस लीक होने पर लोगों की जान जाती है, तो कंपनी पूर्ण दायित्व लेना होगा कंपनी को, वे कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, IPC की धारा 390 का एक प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत है, हर डकैती और लूट में अंततः क्या छिपा होता है? तो चोरी या उद्यापन जो है छिपा होता है। यह लाइन पेपर में सीधे छपेगी। इस प्रकार की लूट में या तो चोरी हो या उद्यापन रंगदारी होता है। जब चोरी या रंगदारी करते समय जान का डर दिखा दिया तो वह लूट बन जाता है। जब तक उसमें जान का डर न हो तो वह लूट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में घरेलू नातेदारी से क्या तात्पर्य है? तो घरेलू नातेदारी का तात्पर्य कोई भी दो व्यक्ति जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते या रह चुके हैं। इस कानून के तहत घरेलू रिश्ते का तात्पर्य सिर्फ शादीशुदा होना नहीं, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके बीच इस कानून के तहत केस दर्ज हो सकता है। IPC की धारा 319 और 320 में उपहति हर्ट और घोर उपहति ग्रेवियस हर्ट को परिभाषित किया गया है। घोर उपहति गंभीर चोट में कम से कम कितने दिनों तक शारीरिक पीड़ा में अस्पताल में रहना शामिल है? तो कम से कम 20 दिन तक शामिल है। धारा 320 में 8 तरह की चोटों को गंभीर माना गया है, जैसे आँख फोड़ना, हड्डी तोड़ना, चेहरा बिगाड़ना। इसमें 8वां पॉइंट ऐसी चोट जिसके कारण पीड़ित लगातार 20 दिन तक तीव्र दर्द में रहे या काम न कर सके। अगला क्वेश्चन आता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत किसी लोक सेवक को रिश्वत देने पर अब कितनी सजा का प्रावधान है? तो अधिकतम जो है 7 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 2018 के संशोधन के बाद कानून बहुत सख्त हो गया है। अब रिश्वत लेने वाला ही नहीं बल्कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है और उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। यातायात चिन्हों में जो चिन्ह त्रिकोणीय आकार के होते हैं वे क्या दर्शाते हैं? तो त्रिकोणीय आकार के जो होते हैं सचेतक या चेतावनी चिन्ह को दर्शाते हैं। त्रिकोण वाले बोर्ड हमें आगे आने वाले खतरे से चेतावनी देते हैं, जैसे पुल संकरा है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है या स्कूल है। इसे मानना आपकी सुरक्षा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? इसके 2 सदस्य होते हैं। राज्य आयोग SHRC में कुल 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज हो और 2 अन्य सदस्य जिनमें एक हाई कोर्ट जिला कोर्ट का जज हो और दूसरा जो है इन अधिकारों का जानकार, मानवाधिकारों का जानकार हो। अगला क्वेश्चन आता है, IPC की धारा 292
किससे संबंधित है? तो 292 जो है अश्लील पुस्तकों सामग्री का विक्रय से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर अश्लील किताबें, पत्रिकाएं या चित्र बेचता है, किराए पर देता है या बांटता है तो धारा 392 के तहत पहली बार में 2 साल की जेल और 2000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और 12 में बालक का यौन उत्पीड़न के लिए क्या सजा दी गई है? तो यौन उत्पीड़न के लिए जो है अधिकतम 3 वर्ष की जेल और जुर्माना की सजा दी गई है। यदि कोई बच्चों के सामने अश्लील बातें करता है, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाता है या गलत नीयत से इशारे करता है जिसे फिजिकल टच न भी हो, तो भी वह धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न है और धारा 12 में उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 146 के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे कर सकती है? तो व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रूप से छूकर या परिरुद्ध करके गिरफ्तार कर सकती है। जब व्यक्ति आरोपी खुद शब्दों या कर्मों से पुलिस के सामने सरेंडर न करते तो पुलिस को गिरफ्तारी पूरी करने के लिए शरीर को टच, छूना या कब्जे में लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए रासुका की धारा 3(2) के तहत क्या राज्य सरकार किसी विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकालने के लिए उसे गिरफ्तार कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल वह कर सकती है। रासुका सिर्फ भारतीयों पर नहीं बल्कि विदेशियों पर भी लागू होता है। अगर कोई विदेशी भारत में गड़बड़ी कर रहा तो सरकार उसे गिरफ्तार करके उसके वापस उसके देश भेजने तक एनएसए में बंद रख सकती है। आईपीसी की धारा 191 और 193 किससे संबंधित है? यह झूठा साक्ष्य से संबंधित है। कोर्ट में गीता कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद अगर कोई झूठी गवाही देता है तो धारा 191 के तहत वह अपराधी है और धारा 193 के तहत उसे 7 साल तक कठोर जेल की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है 124 है प्रश्न संख्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A में बलात्कार के मामले में सहमति के अभाव की उपधारणा दी गई है। यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम जो है, कोर्ट मान लेगा कि पीड़िता की सहमति नहीं थी, आरोपी को साबित करना होगा कि वो सहमति थी। अगर पीड़िता कोर्ट में बयान दे कि मेरे साथ जो है यौन संबंध मेरी मर्जी के बिना बनाए गए थे, तो धारा 124A के तहत जज यही मानेगा कि सहमति नहीं थी। अब यह आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यह अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम पर भी पड़ेगा? तो यह जो है धारा 22 के तहत है। यह धारा आरटीआई को भारत का सबसे शक्तिशाली कानून बनाती है। धारा 22 कहती है कि अगर कोई पुराना कानून जैसे अंग्रेजों का सरकारी गोपनीयता कानून सूचना देने से रोकता है तो भी आरटीआई के नियम ही माने जाएंगे और सूचना देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 103 के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करना कब उचित माना जाता है? तो यह जो है लूट, रात में घर तोड़ना या आगजनी में उचित माना जाता है। अगर कोई आपके घर में रात को डकैती डालने घुसे या आपके घर दुकान में आग लगाने की कोशिश करे तो धारा 103 आपको अधिकार देती है कि आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए हमलावर की जान भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 313 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो सीआरपीसी की धारा 313 का जो मुख्य उद्देश्य है वह अभियुक्त की परीक्षा करना होता है। यह न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कोर्ट कोई भी सजा सुनाने से पहले धारा 313 के तहत आरोपी को एक मौका देता है कि तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिले हैं, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। यदि तुम्हारे पास कुछ सफाई में कहना है या बचाव के लिए कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आईपीसी की कौन सी धारा फिरौती के लिए व्यपहरण को एक गंभीर अपराध मानती है, जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है। तो धारा 364A है। यूपी पुलिस एग्जाम का यह फेवरेट प्रश्न है। अगर कोई किसी का अपहरण सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसके परिवार या सरकार से पैसे फिरौती मांगे जा सके तो धारा 364A के तहत उसे फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। अगला क्वेश्चन आता है, शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांगने का अधिकार सीआरपीसी की धारा 107 के तहत किसे प्राप्त है। यह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को प्राप्त है। चुनाव या त्योहारों के समय जब पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति दंगा भड़का सकता है तो पुलिस एसडीएम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है और एसडीएम की धारा 107 के तहत उस व्यक्ति को शांति बनाए रखने का बांड भरवाता है, जिसे आम भाषा में 107 116 की कार्रवाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 के अनुसार गति सीमा का जो है स्पीड लिमिट का निर्धारण कौन करता है। तो निर्धारण जो है यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके करते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति तय करती है, जबकि राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक पुलिस अपने शहर या इलाके की सड़कों के लिए धारा 112 के तहत स्पीड लिमिट तय करती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए स्थापित विशेष न्यायालय किस स्तर का न्यायालय होता है। यह सत्र न्यायालय होता है। राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से हर जिले के एक सत्र न्यायालय को ही SC/ST मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का दर्जा देती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार। आरटीआई एक्ट की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। यह 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। पहली अपील 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास होती है। अगर वहां से जवाब न मिले तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर सीधे राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के पास की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत हर जिले में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है। तो यह जो है राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से हर जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है ताकि इन अपराधों की त्वरित सुनवाई हो सके। अगला क्वेश्चन आता है, पॉक्सो अधिनियम पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत प्रवेशन यौन हमला के लिए न्यूनतम सजा कितनी निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम जो सजा है 10 वर्ष निर्धारित की गई है। 2019 के पॉक्सो संशोधन के बाद सजाएं बहुत सख्त हो गई हैं। अब धारा 4 के तहत बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर न्यूनतम 10 साल की सजा होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। यह पहले 7 वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 21 किससे संबंधित है। यह बच्चों की अभिरक्षा का आदेश से संबंधित है। अगर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है तो मजिस्ट्रेट धारा 21 के तहत आदेश दे सकता है कि केस के दौरान बच्चों की कस्टडी देखभाल माँ के पास ही रहेगी, ताकि
पति बच्चों को लेकर के भाग न जाए। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 119 के अनुसार किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले क्या आवश्यक है? तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यह धारा सरकारी अफसरों को झूठे मुकदमों से बचाती है, ताकि धारा 19 कहती है कि किसी भी जज, मजिस्ट्रेट या सरकारी अफसर पर भ्रष्टाचार का केस कोर्ट में तब तक नहीं चलेगा जब तक उसकी नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी सरकार से मंजूरी न मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार कौन गवाही दे सकता है? क्या एक बच्चा गवाह हो सकता है? तो हाँ, यदि वह पूछे गए प्रश्नों को समझने और तार्किक उत्तर देने में सक्षम है तो वह गवाह हो सकता है। कानून में गवाह बनने की कोई उम्र नहीं लिखी गई है। धारा 118 कहती है कि अगर कोई बूढ़ा या बीमारी से ग्रस्त या बच्चा जज के सवालों को समझदारी से सही जवाब दे सकता है तो वह सक्षम गवाह है। अगला क्वेश्चन आता है, आईपीसी की धारा 295A, जिसे अक्सर इस निंदा कानून के रूप में जाना जाता है, किस अपराध को दंडित करती है? तो ये जो है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किए गए हों। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर, जैसे सोशल मीडिया पर, किसी भगवान, पैगंबर या धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ ऐसे शब्द बोलता या लिखता है जिससे दंगा भड़काने का खतरा हो, तो पुलिस तुरंत धारा 295A अर्थात 3 साल की सजा के तहत FIR दर्ज करती है। अगला क्वेश्चन है, यातायात चिन्हों में नीले रंग का गोल बोर्ड क्या संकेत देता है? तो यह जो है अनिवार्य दिशा निर्देश का संकेत देता है। लाल रंग के गोल बोर्ड किसी काम को मना करते हैं, लेकिन नीले रंग के जो गोल बोर्ड है सफेद तीर बना होता है, इसका मतलब है आपको उस दिशा में जाना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी या मैंडेटरी होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट फैसला किस विषय पर आधारित था? तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यह महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तरों, कंपनियों में महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके आधार पर 2013 में पोस एक्ट या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप को बिचौलियों होने के नाते किस स्थिति में छूट मिलती है? तो यह जब वे थर्ड पार्टी की जानकारी या डेटा केवल ट्रांसमिट करते हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इसे सेफ हार्बर प्रावधान कहते हैं। अगर मैं फेसबुक पर कोई गैर कानूनी पोस्ट डालता हूं तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी, फेसबुक के मालिक को नहीं, क्योंकि धारा 79 कहती है कि फेसबुक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या बिचौलिया है जब तक वह खुद उस पोस्ट को प्रमोट न करे। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 376D के तहत सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप के अपराध के लिए न्यूनतम सजा क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम सजा जो है 20 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन कारावास निर्धारित किया गया है। अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ गैंग रेप करते हैं तो सभी को न्यूनतम 20 साल की कठोर सजा होगी, जिसका मतलब है कि शेष प्राकृतिक या मरते दम तक जेल में रहना होगा।
अगला क्वेश्चन आता है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल कौन सा न्यायालय कर सकता है? तो यह उच्च न्यायालय कर सकता है। यह सीआरपीसी का ब्रह्मास्त्र है। धारा 482 के तहत सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये विशेष शक्तियां हैं कि वह न्याय सुनिश्चित करने या किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी भी एफआईआर या आपराधिक केस को रद्द कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की धारा 34 के तहत सामान्य आशय का सिद्धांत किस पर प्रसिद्ध केस में स्थापित किया गया था? तो यह जो है बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में स्थापित किया गया था। यह मूल विधि का सबसे आइकन केस है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि जो लोग केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वे भी अपराध में उसी तरह शामिल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण कानून पास हुआ और ठीक उसके एक साल बाद 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आईपीसी की कौन सी धारा छल और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने से संबंधित है, जिसे आम बोलचाल में 420 भी कहा जाता है? तो ये धारा 420 के अंतर्गत आता है। धारा 415 में छल को सिर्फ परिभाषा दिया गया है छल के बारे में, लेकिन अगर कोई छल किसी की प्रॉपर्टी, पैसा या कीमती चीज हड़प लेता है तो वह धारा 420 7 साल की सजा का अपराधी बनता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 373 के तहत अजमानती अपराधों में जमानत देने का अधिकार या विवेक किसके पास है? तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के पास है। जमानती अपराध सीआरपीसी 436 में जमानत पाना आपका अधिकार है जो पुलिस थाने से मिल जाती है, लेकिन अजमानती गंभीर अपराधों में जमानत देना या न देना पूरी तरह मजिस्ट्रेट के विवेक या मर्जी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए रासुका की धारा 3 के तहत यदि किसी व्यक्ति को निरोध में लिया जाता है तो राज्य सरकार को उस आदेश को कितने दिनों के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है? यह 12 दिन के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य है। अगर डीएम जिला मजिस्ट्रेट ने किसी पर एनएसए लगा दिया है तो उस आदेश को राज्य सरकार के पास भेजना पड़ता है। अगर राज्य सरकार 12 दिन के अंदर उस आदेश पर मुहर नहीं लगाती तो एनएसए का आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा और व्यक्ति छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 498 दहेज, क्रूरता जैसे अपराधों में जिनमें सजा 3 साल तक की है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने की परिसीमा काल कितनी है? तो परिसीमा काल 3 वर्ष है। सीआरपीसी 468 कहता है कि अगर किसी अपराध की सजा 1 से 3 साल तक की है तो पुलिस या कोर्ट को अपराध होने के 3 साल के अंदर ही केस दर्ज, संज्ञान लेना, 3 साल बाद कोर्ट उस मामले को सुनने से मना कर सकता है। हालांकि महिलाओं के मामलों में कोर्ट इनमें छूट दे सकता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत चोरी की गई संपत्ति के संबंध में कोर्ट क्या उपधारणा कर सकता है?
तो कोर्ट जो है, जो व्यक्ति चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान रखे हुए या तो चोर है या उसने उसने यह जानते हुए सामान खरीदा है कि यह चोरी का है, उसके अंतर्गत 114 के अंतर्गत पर जोड़ा जाता है। अगर किसी के घर से चोरी की बाइक बरामद होती है तो धारा 114 कोर्ट को शक्ति देती है कि वह मान ले कि वह व्यक्ति चोर है, जब तक कि व्यक्ति साबित न कर दे कि उसने वह बाइक किसी और से जायज तरीके से खरीदी है।